एवरीवन, आपके अपने फेवरेट चैनल अन अकेडमी आरपीएससी लाइव पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टॉपर स्टॉक में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नए कैंडिडेट हमारे जो कि है 157th रैंक होल्डर आरएएस 2016। तो आइए आपको मिलाते हैं सभी को ज्योति मैम से और उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उनका छोटा सा परिचय। हेलो एवरीवन, मैं ज्योति राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से सूरतगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। कक्षा फर्स्ट से लेकर 12th तक की स्टडी मेरी गांव से ही हुई है। उसके बाद 12th में आते आते मैंने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 12th में मेरा फर्स्ट रैंक था स्टेट में। तो मुझे बहुत सारे ऑफर आए कि मुझे बाहर जाना चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक छोटी सी बात थी कि मैं एक छोटी सी जगह पे रह के तैयारी करूं तो ये ज्यादा मोटिवेटिव होगा बच्चों के लिए जो मेरे आसपास रहते हैं। तो इसलिए मैंने वहीं से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का निश्चय किया और 2013 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जो कि अंडर एज में था। और वैसे माना जाए तो 16 वाला ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मुझे 157 रैंक मिला और राजस्थान लेखा सेवा में चयनित हुई मैं। जी मैम, बहुत ही बढ़िया। और जैसा कि आपने बताया कि पहली चीज आपने 12th के बाद ही जो सफर है उसकी शुरुआत कर ली थी, निर्णय ले लिया था। तो उस बात पर बात करते हुए मैं चाहूंगी आपसे कि बहुत सारे हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हम कब से तैयारी शुरू करें, अभी सही समय है या नहीं है। क्या अपने कॉलेज के साथ तैयारी करनी चाहिए, कॉलेज कंप्लीट करके शुरू करनी चाहिए? तो इस प्रोसेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे ऐसे लगता है कि 12th के बाद स्टार्ट तो कर देना चाहिए, क्योंकि हमने जब टारगेट बना लिया होता है तो कुछ बेसिक चीजें एनसीईआरटीज और करंट अफेयर्स वो पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन हमें अपनी ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि वो बेसिक होता है, उससे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो हमें ग्रेजुएशन भी अच्छे से करनी चाहिए और एक साइड में अपना टारगेट लेते हुए थोड़े बेसिक स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। जी मैम, तो इसमें एक छोटी सी चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम 12th से हम कह रहे हैं कि ये चीज हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे कॉलेज में अच्छे से पढ़ना चाहिए, नो डाउट पढ़ना चाहिए, पर जब हम टारगेट फिक्स कर लेते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि हो सकता है 3 साल बाद इस टारगेट में कुछ बदलाव आ जाए या चेंज आ जाए। तो हम एक सिक्योरिटी की तरफ भागने लगते हैं कि कम से कम ग्रेजुएशन में ऐसी सिक्योरिटी हो, हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट्स हो जिससे क्या है कि हम सिक्योर फील करें कि इन केस अगर हम अपनी टारगेटेड फील्ड में नहीं जा पाते हैं तो हमारे पास कोई और ऑप्शन रहे। तो क्या ये चॉइस सही है? मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ स्टेट जो एग्जाम है वही देते हैं तो उसमें तो हमें सिक्योरिटी रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि 3 4 5 साल एक ही एग्जाम में लग जाते हैं। तो एक सिक्योरिटी ऑप्शन होता है तो हम कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं और फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इतना भी नहीं करना कि हम अपने ट्रैक से ही हट जाएं। ऐसा ऑप्शन हो जो हमें दोनों में हेल्प कर पाए। बाकी जी मेन जी, फोकस बहुत ही हमारे बढ़िया। मेन टारगेट पे ही होना चाहिए। हाँ जी मैम। मैम, आपने कहा कि आप गंगानगर के एक छोटे से गांव से जो अपनी स्कूलिंग है वो करके आगे बढ़े और एक छोटी सी जगह में, एक सिटी में रहते हुए ही आपने सारी तैयारी की और इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया। तो ये चीज एक बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज है सभी के लिए, स्पेशली हमारे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, कि एक गांव से एक लड़की निकलकर जो सिटी लाइफ के अंदर ही, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में जाके, अपनी कॉमन सिटीज में ही रहकर ये चीज अचीव कर रही है, ये सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे अपने सफर के बारे में? मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमारी विल पावर स्ट्रोंग हो, हमारे पास एक बहुत स्ट्रोंग मोटिवेशन हो, तो हम कहीं पे भी रह के कर सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है हर जगह। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल है, उनकी हेल्प ले सकते हैं। और एक स्ट्रोंग मोटिवेशन होना जरूरी है। मेरे पास एक मोटिवेशन था जिससे मैं वहां रह के कर पाई। मुझे अपने जो गांव की जो लड़कियां थी, बहुत होनहार लड़कियां थी, मेरिट होल्डर्स भी थी, उनका चेहरा दिखता था। तो मुझे पता था कि उनके पेरेंट्स उनको बाहर नहीं भेजेंगे। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दूं कि यहाँ रह के सिलेक्शन ले लूं तो उन सबकी राह खुल जाएंगी और उन सबको भी सिविल सर्विसेज है या उनके कोई भी बड़े बड़े टारगेट है, वो उनके लिए उनको काम करवाया जाएगा, बाहर भी भेजा जाएगा। और
तो वो भी मोटिवेट होंगी। और उसी का ही रिजल्ट मैं देख रही हूँ, मेरे खुद के कस्बे से ही 500-600 गर्ल्स अभी सिविल सर्विसेज या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर भी रही हैं और ऑनलाइन भी कर रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा मोटिवेशन था। मैम बहुत ही इनक्रेडिबल बात आपने कही कि आप देख रहे हैं साथियों कि अगर आप एक छोटे से कस्बे में बैठकर भी ये बड़ा सा सपना देख रहे हैं तो नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आपने मोटिवेशन रखा है, अगर आपने ये ठान लिया है तो निश्चित रूप से वहां बैठकर भी आप ये तैयारियां कर सकते हैं। और बशर्ते अनअकैडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैम ने कहा, हमेशा आपके साथ मौजूद है ताकि आप अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर वहीं बैठे ले जा सकें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। और एक चीज और आती है, जैसा कि आपने कहा कि आरपीएससी के एग्जाम कुछ श्योरिटी नहीं होती है, बहुत लंबा प्रोसीजर चल जाता है, तो इतने लंबे समय तक अपने आप को मोटिवेटेड रख पाना, अपने आप को टारगेट ओरिएंटेड रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमारे स्टूडेंट्स क्या करें? जैसे मेरे पास भी ये आया था कि 5 साल का एक पीरियड था जिसमें मुझे कोई एग्जाम नहीं देना था, क्योंकि 12th 2011 से लेके 16 में मैं अपीयर हुई हूँ। 5 साल का पीरियड मेरे लिए ऐसा था जिसमें मेरे लिए कोई एग्जाम तो थे, लेकिन मतलब अंडर एज थी या जो भी रीजन था, क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी मैं। तो वो टाइम पीरियड ऐसा आता है अक्सर कि एग्जाम में ही भी गैप आ जाता है, तो उस टाइम में कैसे मोटिवेट रखें। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो एक तो हमारा मोटिवेशन है जिसके लिए हमने काम स्टार्ट किया, वो हमें मोटिवेट करता है। दूसरा, हम कुछ ऐसा ग्रुप बनाएं जो हमें मोटिवेट करे। और तीसरा ये कि उस टाइम में हम अपनी वीकनेस इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, अभी जस्ट एग्जाम नहीं है, 1 साल में आता है, 6 महीने में आता है, कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन ये टाइम स्ट्रेस फ्री टाइम है ये। इसमें कोई जब एग्जाम निकल जाता है तो हम प्रेशराइज हो जाते हैं पर्टिकुलर, लेकिन अब कोई प्रेशर नहीं है, तो विदाउट प्रेशर में स्टडी बहुत अच्छे से होती है। तो मुझे जो मैंने वो 5 साल पढ़े, मैंने बिना प्रेशर के पढ़े। जो 1 साल एग्जाम आने के बाद में, फॉर्म आने के बाद में जो पढ़ा, उसमें प्रेशर था कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, 100 क्वेश्चन थे। लेकिन जो 5 साल मैंने दिए, मेरा बेस प्रिपेयर हुआ, वो मेरे लिए प्रेशर फ्री टाइम था। तो ये प्रेशर फ्री टाइम है, ये हमें बहुत हेल्प करता है एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो मैं यही कहूंगी कि प्रेशर में मत आइए, चाहे एग्जाम आ रहा है नहीं आ रहा है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। मैं मेरी सक्सेस का सबसे अच्छा जो इफेक्ट है वो मानती हूँ कि मैंने क्या किया, 4 मेंस के एग्जाम होते हैं, 4 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैंने उस टाइम में अपने चारों पेपर के शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो मैं उनका मतलब इतने अच्छे से रिवीजन कर पाई कि मेरा एक पूरा पेपर मेरा एक रजिस्टर में था। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास अच्छा टाइम होता है। तो इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। तो जैसे ही एग्जाम आएगा, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसमें अपेयर कर पाएंगे। जी मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही कि समय का जो ये उपयोग है, क्योंकि अगर हम जल्दी तैयारी शुरू कर देते हैं तो अध्ययन का समय बहुत लंबा हो जाता है। तो उसमें अगर हम नोट्स प्रिपेयर करें और इस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करें तो काफी अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं। और उसी के साथ एक छोटी सी चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे 2 चरण है हमारे एग्जाम के, टोटली तो 3 चरण है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। बट इंटरव्यू हम एक आखिरी चरण जो है वो अलग रखते हैं। पर जब प्री और मेंस की बात आती है तो यूजुअली बच्चों को ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है कि पहले मेंस का पढ़ें या प्री का पढ़ें या दोनों साथ में चलाएं, किस प्रकार से सिलेबस का कवरेज पकड़ना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो आरएएस मेंस का सिलेबस होता है वो भी काफी फैक्चुअल होता है। तो हम दोनों प्री और मेंस का सिलेबस साथ में कर सकते हैं। अभी जब हमारे सामने वैकेंसी नहीं है या फॉर्म नहीं आए हैं, तब तक हमें अच्छे से राइटिंग स्किल इंप्रूव करना चाहिए और मेंस के लिए अच्छे से पढ़ना चाहिए। और मेंस में भी फैक्चुअल रिक्वायरमेंट है, तो प्री का भी काफी सिलेबस हो जाएगा। और जैसे ही फॉर्म निकल जाते हैं तो 2-3 मंथ्स भी हम अगर प्रीलिम्स पे देते हैं तो सफिशियंट होगा। ओके। तो मुझे लगता है दोनों एक साथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैम, सो बेसिकली देखिए 2-3 महीने जैसा कि मैम ने कहा आपको प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है, तब तक आप अपने मेंस की तैयारी जो है वो सुदृढ़ कर सकते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अच्छी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए और उस प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को परिपक्व बनाइए ताकि आप उसके लिए अटेम्प्ट अच्छा दे सके। सो मैम, इसी बात पे मैं ये चाहूंगी कि मतलब जो एक अध्ययन की जो लय चलती है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हम एग्जाम्स जो हैं वो
देना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, अवधि काफी लंबी है, तो जो एग्जाम्स आ रहे हैं हम उनको अटेम्प्ट करते रहे, उनमें फॉर्म्स फिल करते रहे, एग्जाम में अपीयर होते रहे। तो क्या ये स्ट्रैटेजी अच्छी है? क्या स्टूडेंट्स को बहुत सारे एग्जाम्स देने चाहिए जब तक वो वेट कर रहे हैं, या फिर सिर्फ एक टारगेट पर लगकर काम करना चाहिए? वैसे तो टारगेट एक ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी लंबा ड्यूरेशन आता है तो उसी स्ट्रीम के ही एग्जाम देने चाहिए। अलग से कुछ नहीं करना चाहिए कि जैसे हम मतलब कुछ सिविल सर्विसेज का पढ़ रहे हैं तो हम एसएससी करने बैठ जाएं। तो ऐसे एग्जाम नहीं देने चाहिए कि स्ट्रीम ही अलग हो। हाँ ठीक है कि हमारा एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो हम कोई टीचर वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई कर दें या पीएचडी कर लें, कुछ इससे रिलेटेड तो कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। लेकिन ये नहीं कि हम अलग स्ट्रीम लेके बैठ जाएं, फिर हम डबल एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत अगर रिक्वायर हो तो सेम स्ट्रीम का कोई कर सकते हैं, उससे एक्सपीरियंस होगा। मैंने भी खूब सारे एग्जाम दिए हैं, अंडर एज में दिए हैं, उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला कि मेरे पास कोई टारगेट भी नहीं था कि मुझे अचीव करना है, लेकिन एग्जाम में बैठे तो उससे एक्सपीरियंस मिला। जी जी मैम, बिल्कुल सही बात है कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहें अपने आप में, टेस्टिंग दी वाटर्स वाली जो बात होती है कि आप देखते रहें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, बहुत सारे एग्जाम से आप प्रैक्टिस करते रहें, पर अपना लक्ष्य नहीं भूलें। एग्जाम्स में इतने व्यस्त नहीं हो जाएं कि अपने लक्ष्य से ही नजर हटा बैठे। तो बिल्कुल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें आप बीच में कर भी सकते हैं, जैसा कि मैम ने हमें बताया। तो मैम ये तो बात हुई तैयारी के सफर तक की। कुछ हम बात करें आपकी जो वर्तमान सेवा है उस पर, कि सेवा में पहुंचने के बाद जो लगभग 1 साल आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद इस समय तक का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा है? मुझे राजस्थान लेखा सेवा मिली है, तो ये मेरी सेकंड चॉइस थी। तो इसमें आने के बाद भी अच्छा फील हो रहा है। हालांकि पब्लिक डीलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट से बहुत नजदीक से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़े हैं। तो अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, 1 महीना बाकी है, 13 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो अभी 1 साल हो चुका है, लास्ट मंथ बाकी है। तो इस दौरान हमने काफी एक्सपीरियंस लिए हैं। एफसी हमारी साथ होती है एचसीएम रीपा में, तो एफसी हमने एंजॉय की है, आईसी हमने एंजॉय की है। उसके बाद में 6 महीने का फील्ड अटैचमेंट होता है जो हमारा चल रहा है अभी। तो इस फील्ड अटैचमेंट में हमने लगभग 15 से 20 डिपार्टमेंट विजिट किए हैं, उनकी कार्यशैली देखी है, गवर्नमेंट में कैसे काम होता है फाइनेंस से रिलेटेड, या अदर वर्क्स भी, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी देखे हैं। तो काफी एक्सपीरियंस मिला है और काफी कुछ अच्छा फील भी हो रहा है। तो अभी तक तो यही, अभी पोस्टिंग होने वाली है 1 महीने में। जी मैम, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है, और डेफिनेटली ये मोटिवेशन बनेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कि किस प्रकार से आप सेवाओं में जाकर इस प्रकार अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक पोजीशन स्टेटस डेवलपमेंट सब कुछ कर सकते हैं। मैम वो मोमेंट जब आपको रिजल्ट मिला और आपको मालूम पड़ा कि आप फाइनली अपने पहले अटेम्प्ट में जो 5 साल से एक लक्ष्य टारगेट करके आप चल रहे थे आपको मिल चुका है, क्या कैसी फीलिंग थी वो, कैसा मोमेंट था आपके लिए? बहुत अच्छा मोमेंट था। जब मुझे पता लगा शाम को कि मैं पास हो चुकी हूँ, रैंक भी अच्छा था। तो इवन कि मैं एक छोटे से गांव में थी, तो गांव में खुशियां सभी मिल के मनाते हैं। तो लगभग 300-400 लोगों की भीड़, दिवाली होली सब एक साथ खेलने का मौका मिल रहा था। तो बहुत ही प्राउडेबल मोमेंट था। पेरेंट्स की आंखों में जो चमक थी और गांव वालों की आंखों में जो चमक थी, और एक चमक जो मेरी उन गांव की लड़कियों की आंखों में थी, तो मुझे सबसे अच्छी वो लगी कि वो भी ऐसे लग रहा था जैसे मैंने अपना सपना पूरा नहीं कर कर लिया है, बल्कि उन मतलब जो गर्ल्स हैं उन सबकी आंखों में मुझे वो पूरा होता दिख रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउडेबल मोमेंट था कि निकट भविष्य में हमारे गांव से खूब सारे ऑफिसर्स होंगे। मैम बहुत ही अच्छी बात थी में पूरे कि गांव आपकी की चीज दिख रही थी। हाँ जी, कि आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी नहीं थी, गांव की हर उस लड़की की थी जो अपने आंखों में एक सपना सजाकर बैठी थी, पर शायद समाज के डर से चुप थी कि शायद मौका नहीं मिलेगा और सपने पूरे नहीं होंगे। पर आपने उन सभी की आंखों में एक उम्मीद जगाई, हम सभी की आंखों में एक उम्मीद जगाई कि हम सब जब चाहे जो चाहे अचीव कर सकते हैं, हमारा निश्चय इतना दृढ़ होना चाहिए। और बहुत सारी बातें आज हमने मैम से सीखी। मैम आखिरी में एक छोटा सा एक मैसेज जो आप हमारे अभ्यर्थियों को देना चाहें जो आने वाली परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूंगी कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है वो आंकड़ों की कम, धैर्य की परीक्षा ज्यादा है। कि ये हमारे धैर्य को परखता है कि कितना पेशेंस हम में है।
तो टाइम टू टाइम अप एंड डाउन्स भी आते हैं, कभी एग्जाम ये, और स्पेशली जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं उसमें तो और भी ज्यादा। तो हमें पेशेंस बनाए रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है, दोनों ही सिविल सर्विसेज कोई भी है, चाहे स्टेट है चाहे यूपीएससी का है, राइटिंग स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मैं अपना मेंस लिख रही थी तो मैंने वो क्वेश्चंस इतनी बार लिख दिए थे कि मेरा पेन अपने आप चल रहा था, मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, आप कहीं से भी स्टडी करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ऑनलाइन पोर्टल से, कहीं से भी करें, लेकिन राइटिंग स्किल को बहुत तवज्जो देना कि हम मतलब खुद से लिख रहे हैं डेली के 5-7 क्वेश्चन मेंस के, स्पेशली मेंस के। तो ये सबसे बड़ा जो सफलता दिलाता है वो यही हमारा टारगेट जो है, हमें उसको पूरा करना है, उसके लिए राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको, और दूसरा ये कि आप जिसको भी फॉलो करते हैं, चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं, चाहे आप किसी ऑनलाइन पोर्टल को फॉलो करते हैं, या किसी व्यक्तिगत मार्गदर्शन में काम करते हैं, तो उसको फुली फॉलो करें। ऐसे नहीं कि आप 10 दिन उसको फॉलो करते हैं, 20 दिन उधर जा रहे हैं, 30 दिन उधर जा रहे हैं। आप एक को चूज कर लेते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा रखें और उसको अच्छे से, और देखो अंतिम रूप से पढ़ना तो आपको ही होगा। आप चाहे किसी का भी यूज करें, किसी को भी फॉलो करें, जब मेहनत आपको ही करनी है तो आप बार बार अपने जो मार्गदर्शक है उनको चेंज ना करें, क्योंकि उससे आपको काफी डाइवर्ट हो जाओगे आप। तो जहां भी आपको सही लगता है उसको 100% फॉलो करो। मेरा भी यही था, जिस व्यक्तिगत मार्गदर्शन में मैं थी, मैंने 100% फॉलो किया, और उसी का ही रिजल्ट है कि एग्जाम में चयनित हुए। तो आप सभी को यही मैसेज है मेरा कि राइटिंग स्किल इम्प्रूव करें, खूब प्रैक्टिस करें, डेडिकेशन से पढ़ें, और अच्छे से जहां फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया। बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, हम कैसे मोटिवेटेड रहें, कैसे किस डायरेक्शन में काम करें, आंसर राइटिंग कैसे करें। आपको लगभग मैं मानती हूँ हर सवाल का जवाब आज मैम ने दे दिया है। एंड आशा करती हूँ आप इन बातों से समझेंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में फिर से लग जाएंगे, उतने ही मोटिवेशन, उतने ही जोश के साथ। और ये बात याद रखेंगे कि आपकी जीत आपकी नहीं, हर उस आंखों की जीत है जो सपने देख रहे हैं, सजा रहे हैं। आप उनको ये उम्मीद दे रहे हैं कि उनके भी सपने पूरे हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने समय निकाला और हमारे स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दिया।